हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल हब। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डिस्कशन। और ये जो बुक है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एई, पीएसयू और डीएसएसबी और बहुत सारे एग्ज़ाम, स्टेट जेई एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखें, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, पास्कल सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ। तो पास्कल सेकंड किसका यूनिट है? तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इन चारों ऑप्शन का यूनिट क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा प्रेशर है। तो हम लोग को पता है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक, तीसरा डायनामिक। और सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, ये क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी कि यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर हो गया। तो हमारा जो है पास्कल सेकंड पूछ रहा है, लेकिन पास्कल सेकंड ये दोनों में तो आया नहीं, तो ए और डी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब हम लोग देखते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है, क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है और कहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो ये जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, जहाँ टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, और म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डी यू बाई डी वाई क्या है, हमारा चेंज इन ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, सो जब हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो हमारा जो यूनिट निकल के आता है वो क्या आता है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू का यूनिट आता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो इसको ध्यान रखना है। अगर हम लोग एम के सिस्टम में देखते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा म्यू का यूनिट जो होता है वो आता है केजी पर मीटर सेकेंड। ठीक है। सीजीएस में क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं सीजीएस का क्या होगा। केजी का सीजीएस यूनिट यानी कि मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है, वो होता है हमारा ग्राम। तो यहाँ हमारा ग्राम हो गया, और लेंथ का क्या होगा, सेंटीमीटर, और टाइम का सेकंड ही होता है। तो हमारा क्या आ गया, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। ये इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइज बोल देते हैं, 1 पॉइज। ओके, सो हमारा 1 पॉइज इज इक्वल टू होता है, अगर हम लोग इसको देखें तो 0.1 केजी पर मीटर सेकेंड। ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता चला यहाँ पे, अभी हमारे क्वेश्चन में क्या था कि पास्कल सेकंड किसका यूनिट है, और हमने देखा कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल ही होता है। तो यहाँ से देखो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, और सेकंड हमारे पास है, तो हमारा आंसर हो गया कि पास्कल सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, तो आंसर तो मुझे पता चल गया। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू बाई रो। ओके, म्यू बाई रो। तो हम लोग एम के इस प्रणाली में अभी म्यू का यूनिट देख चुके हैं, ये किसका यूनिट है, म्यू का। और रो का हम लोगों को पता है डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारा रो का यूनिट है। तो जो हमारा न्यू यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होगा वो क्या निकल के आता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम लोग को अगर सीजीएस यूनिट में यही चीज़ चाहिए तो मीटर को हम लोग सीजीएस में क्या होता है, हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये हमारा किसका यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। क्लियर है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टॉक। ओके, तो ये हमारा स्टॉक हो गया। अब चूंकि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग इसी को तो क्या बोलते हैं, स्टॉक्स बोलते हैं। तो ये हमारा 1 स्टॉक्स इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। तो उसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा सही आंसर इसका हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडियल फ्लूइड इज़, आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, पहले देख लेते हैं आइडियल फ्लूइड कहते किसको है। आइडियल फ्लूइड हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, कोई भी फ्लूइड आइडियल तब होगा जब वो फ्रिक्शन लेस हो। इनविसिड, इनविसिड क्या होता है, यानी कि विस्कोसिटी, हर एक फ्लूइड का, ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है, उसके पास अपना विस्कोसिटी होता है, तो इसका विस्कोसिटी ज़ीरो होना चाहिए, तभी उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नो सरफेस टेंशन इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ आइडियल फ्लूइड का, इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें ना फ्रिक्शन है, ना विस्कोसिटी है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडियल फ्लूइड वन विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बिल्कुल नहीं, जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करे। फ्रिक्शन लेस और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ट्रू। वेरी विस्कस, गलत। फ्रिक्शन लेस सही है, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, कॉम्प्रेसिबल नहीं होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है। अब इसमें मेंशन नहीं है कि एसआई यूनिट चाहिए, सीजीएस यूनिट चाहिए, एमकेएस यूनिट चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में जो अवेलेबल है उनमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, ये हमारा होता है एमकेएस यूनिट, ठीक है, या फिर एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं। सीजीएस में क्या होता है, मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, तो ये हमारा सी जी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग तो स्टॉक्स बोल रहे थे, स्टॉक, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर हो गया डी। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। इसमें अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी फ्लूइड का कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसमें यूनिट का, यूनिट किस यूनिट में दे रखा है, पॉइस, ठीक है। तो और ये डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखा है हमको इतना पॉइस, और हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया 0.5। तो पूछ क्या रहा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन स्टॉक्स बताइए, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी पहले बात होती क्या है, तो ये होता है म्यू बाई रो, ओके। म्यू पता है, रो मुझे पता करना है, रो कैसे पता करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। तो 0.5 जो कि ये मुझे सीजीएस में दे रखा है, तो अपन सीजीएस में ही मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा कितना डेंसिटी आ गया, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। तो म्यू तो हमारा 0.5 दे रखा है पॉइस में, ये तो सीजीएस है, और ये हमने किस में, सीजीएस में ही इसको कन्वर्ट कर लिया डेंसिटी को। अब ये कैंसल आउट, व्हाट इज़ द आंसर, करेक्ट ऑप्शन सी, सी इज़ द आंसर, ओके। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ सेम चीज़ मैंने डिटेल में कर रखा है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो बाद में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विस्कोसिटी ऑफ गैस। तो अब मुझे पता करना होगा कि विस्कोसिटी ऑफ गैस का गैस पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि विस्कोसिटी गैस में होती ही क्यों है, क्या रीज़न है विस्कोसिटी का, या फिर लिक्विड में ही क्यों विस्कोसिटी होता है। तो पहले हम लोग लिक्विड का देखते हैं। लिक्विड में क्योंकि हम लोग को पता है कि बहुत सारे पार्टिकल मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच्ड है, तो वो सब एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो वो फोर्स जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में कोहेशन बोलते हैं, कि कोहेशन प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनमें विस्कोसिटी मेनली किस वजह से होता है, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो एक लेयर दूसरे को फ्लो करने से रोकता है, यानी रेजिस्ट करता है, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो वो क्यों रोकता है, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखा है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखा है, इसलिए एक दूसरे को रेजिस्ट करता है, ठीक है। गैसेस में क्या रीज़न है विस्कोसिटी होने का,
कोहेजन तो गैसेस में होते नहीं है, मतलब कि क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत, गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर पे होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल पास पास में होते हैं अगर एक डेफिनेट वॉल्यूम में देखा जाए तो। क्लियर। तो इसमें तो कोहेजन होते नहीं है। तो विस्कोसिटी गैसेज में होते हैं, उनके पार्टिकल के रैंडम मोशन, ये पार्टिकल इधर उधर घूमते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं और वो रजिस्ट करते हैं, इस वजह से रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल के वजह से होते हैं इनमें। तो हम लोगों को पता चल गया कि लिक्विड में अगर विस्कोसिटी का क्या काउज है तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि गैसेज में उनका क्या है, इंटरनल ये रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके। सो हम लोग देखते हैं कि अब टेम्परेचर का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है लिक्विड में और गैसेस में। तो देखिए, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने से बॉन्ड क्या होगा, लूज होगा। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जो भी बॉन्ड है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब अपन इसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, गर्म करते हैं, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है, पार्टिकल दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज हुआ यानी कि विस्कोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड में विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जबकि गैसेस में क्या होगा, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल क्या मूव और तेज़ी से करना शुरू कर देंगे। जब तेज़ी से शुरू कर देंगे तो रैंडमनेस ऑफ, मतलब टकराने का टेंडेंसी जो होगा बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर अब मिल चुका होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि द विस्कोसिटी ऑफ गैस। तो हमने क्या देखा कि जो गैस में किस वजह से हो रहा था, रैंडम मूवमेंट। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ गया, तो म्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करे, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि विस्कोसिटी विल इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स किससे कर रहा है, इसमें ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, shear stress on a layer distribution, suppose this is our layer, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हर एक, ये हमने लेयर शो कर रखा है एक बहुत छोटे डिस्टेंस पे, हम लोग बात कर रहे हैं डी वाई डिस्टेंस पे। तो द शियर स्ट्रेस, जिसको हम लोग शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट कर रहे हैं, ऑन अ लेयर एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द वॉल, वाई डिस्टेंस पे है, ये हमारा वॉल रहा, जो भी सरफेस रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन, वाई आई एम सेइंग एंगुलर डिफॉर्मेशन, बिकॉज this deformation, we are talking about this deformation, so the angular deformation, so tau directly proportional to d theta by dt, और ये हमारा क्या है, angular deformation है, angular deformation we are talking about। so tau, this is our tau is equal to mu du by dy, Newton's law of viscosity। okay, सो हम लोग इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो हमारा टाउ एक्स एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट रहा और वाई एक्सिस पे हमारा शियर स्ट्रेस रहा, और ये जो वेरिएशन हो रहा है वो म्यू का, इसका जो स्लोप होता है वही तो हमारा म्यू है, और ये स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, म्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, तीनों इसका ही नाम है। और हम लोग इसका यूनिट पढ़ चुके हैं, क्या होता है इसका यूनिट, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, पास्कल सेकेंड। सो क्लियर होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स। तो हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, नहीं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर नहीं होता है, हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ, करेक्ट, शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर तो आता ही नहीं, विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ, गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर बी है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब बताया राइज ऑफ लिक्विड ऑफ अ स्पेसिफिक वेट गामा इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ट्यूब इंसर्ट करते हैं वाटर में तो कुछ उसमें वाटर राइज होता है, जिसे हम लोग कैपिलरी राइज बोलते हैं। तो वो राइज कितना होगा, लिक्विड का कितना राइज होगा ये, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि कैपिलरी राइज कितना होता है। तो हम लोग यहाँ मैंने सारा कुछ दिखा रखा है कि ये हमारा ट्यूब रहा, इसमें जब इंसर्ट करते हैं तो कैपिलरी राइज होता है। तो वो हमें फाइंड क्या करना है कि वो जो हाइट कितना राइज करके ये जो हाइट आता है कितना, जब इंसर्ट करें तो ये कितना आता है। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल प्रूफ दे रखा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर। और अगर स्पेसिफिक वेट के टर्म में हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर। हमारा क्वेश्चन डेंस रेडियस डायमीटर के टर्म में है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 सिग्मा कॉस थीटा। अगर ये एंगल कौन सा है, ये सरफेस के बीच का एंगल है, ये सरफेस और इसके बीच का एंगल है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एंगल आपका यहाँ का है, ठीक है। तो अगर ये एंगल बहुत बहुत छोटा हो तो कॉस, हम लोगों को पता है कि कॉस 0 अप्रॉक्स 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा तो 1 हो गया। और रो जी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये रो जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। यही तो हमारा स्पेसिफिक वेट है। तो हमारा स्पेसिफिक वेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, 2 सिग्मा, क्योंकि कॉस थीटा तो 1 ही हो गया, गामा इनटू आर। और अगर डायमीटर के टर्म में चाहिए तो रेडियस को क्या लिख सकते हैं, d/2। तो 4 सिग्मा गामा ये लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो राइज ऑफ लिक्विड कितना हो गया, तो हमारा जो राइज ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला था तो क्या था, 2 सिग्मा कॉस थीटा रो जी आर, यही था। और हमारा क्योंकि एंगल कुछ मेंशन नहीं है तो बहुत छोटा होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो जी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, गामा से डिनोट करते हैं। तो 2 सिग्मा इनटू गामा आर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर इज सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। गॉट इट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाई अ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हमें गिवन है, सरफेस टेंशन इज गिवन। सो सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, सिग्मा से डिनोट करते हैं 0.075 न्यूटन पर मीटर। इसमें यूनिट का हमें बहुत ध्यान देना होगा। प्रेशर डेवलप कितना होता है वो पूछ रहा है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि किसका बात कर रहा है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर के लिए। और डायमीटर का कितना दिया है, जिसका डायमीटर कितना है 0.075 mm डायमीटर है। और हम लोग ड्रॉपलेट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखें। तो देखिए, अगर वाटर ड्रॉपलेट है, हम लोगों ने इसे बीच से कट किया, ये जब कट किया तो ये कैसा हो गया, देखिए जब हम लोगों ने बीच से कट करा, ये चारों तरफ एक सरफेस टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो हमारा होता है क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर यानी कि प्रेशर का डिफरेंस जो अंदर और बाहर का है, इनटू चेंज इन प्रेशर इनटू ये प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया बोलने का मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक वॉल है, उसको आप उल्टा करके रखते हो तो जो एरिया वो कवर करता है, दिस इज़ द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस वॉल। सपोज दिस इज़ आवर वॉल एंड दिस इज इट्स दिस प्रोजेक्टेड एरिया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ओके। सो प्रोजेक्टेड एरिया, तो व्हाट इज़ द एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। And the surface tension acting on the boundary of this, so it will be what, it will be sigma
इनटू, क्योंकि हम लोग को पता है कि सरफेस टेंशन क्या ऐसा लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हम लोगों ने क्या इस तरफ लिख दिया, फोर्स चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स हो गया, तो सिग्मा पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 2πr, क्योंकि इस पूरे सरफेस पे लग रहा है ना, तो इसलिए। ओके, तो यहाँ से मुझे फाइंड क्या करना है, डेल पी फाइंड करना है। आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, टू सिग्मा बाई आर इज द चेंज इन प्रेशर इन वाटर ड्रॉपलेट। ध्यान रखना है वाटर ड्रॉपलेट, तो एयर बबल इन, अगर वाटर की बात करें तो डेल पी चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, 2 सिग्मा बाई आर। बट ये बस वाटर के लिए वैलिड है। अगर मुझे सोप बबल का, तो सोप में डबल लेयर होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बाई आर हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था हम लोगों को क्या क्या दे रखा है, हम लोगों को दे रखा है सिग्मा का वैल्यू दे रखा है 0.075 न्यूटन पर मीटर, डायमीटर दे रखा है। तो लेकिन जो हम लोगों को वाटर ड्रॉपलेट के लिए जो फॉर्मूला पता है, डेल पी इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर रेडियस के टर्म में, तो इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियस के टर्म में। अब हमारा क्या होगा कि जो चेंज इन प्रेशर आएगा वो हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, 2 इंटू सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू मुझे पता है न्यूटन पर मीटर, रेडियस को भी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ में दे रखा है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व करने के बाद हम लोग को आंसर मिलता है 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अब हमने अभी विस्कोसिटी का इफेक्ट पढ़ा टेम्परेचर के एस्पेक्ट में, कि टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी कैसे चेंज कर रहा है। अब हम लोग सरफेस टेंशन का इफेक्ट देखेंगे कि कैसे चेंज कर रहा है वाटर में। सरफेस टेंशन मैंने जैसा बताया कि, और आप लोगों को पता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो जब सरफेस टेंशन भी किस रीजन से होता है, कोहेजन के वजह से ही होता है, पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखती है, इस वजह से ही सरफेस टेंशन होता है। तो हम लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोहेजन क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, यानी कि सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सरफेस टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हमारा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो सरफेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। तो ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ लिक्विड हैज़ ग्रेटर कोहेजन दैन एडिशन विथ द सॉलिड देन द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। तो हमें पूछ रहा है कि कैपिलरी ट्यूब में किस टाइप का राइज होगा या फॉल होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात कि कोहेजन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोहेजन है पार्टिकल, अपने ही पार्टिकल के बीच का फोर्स। कोहेजन क्या होता है, अपने ही पार्टिकल, मान लो आपके पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये बहुत सारे आपके पास पार्टिकल हैं, ये आपस में जो एक दूसरे फोर्स से अटैच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजन। अब मान लो कि ग्लास में वाटर है, ये आपका वाटर रखा हुआ है, अब ये वाटर और ये ग्लास सरफेस के बीच का जो फोर्स लग रहा है, ये हमारा क्या लग रहा है, एडहेशन, ठीक है। तो क्लियर है कि कोहेजन क्या होता है और एडिशन क्या होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ अ लिक्विड हैज़ ग्रेटर कोहेजन, कोहेजन मतलब कि आपस में ही जो पार्टिकल है उनके पास ज़्यादा कोहेजन है देन एडिशन विद द सॉलिड देन द लिक्विड अ कैपिलरी ट्यूब। यानी कि इसका मतलब हम लोग एक एग्जाम्पल के टर्म में बहुत बार पढ़े होते हैं, मरकरी के पास वो अपने आप को एक स्फेयर के रूप में फॉर्म कर लेता है, मतलब कि उसका जैसे कि मरकरी भी तो लिक्विड ही है, लेकिन उससे कोई वेट नहीं होता सरफेस, क्योंकि उसका अपना पार्टिकल ही इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स से कनेक्टेड होता है कि वो वेट नहीं कर पाता है। जबकि वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है, वाटर में एडहेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग को एक बात तो कंफर्म हो गया कि मरकरी के केस में क्या होगा, मरकरी के केस में क्या होगा कि जब हम लोग ट्यूब इंसर्ट करेंगे
तो राइज तो नहीं होने जा रहा, डिप्रेस होगा, डिप्रेस होगा। अब मुझे पता करना है कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है ये, अब ये केस आ गया हमारा, ये केस तो नहीं होगा। ये केस कब होता, जब एडिशन बड़ा होता, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कोहेजन बड़ा है, तो ये केस होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे या कॉनकेव बोलेंगे। तो मैंने यहाँ दिखा रखा है कि किसको कॉन्वेक्स बोलेंगे, किसको कॉनकेव बोलेंगे। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हमारा इन साइड में है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें आउटसाइड में है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग अगर सरफेस रहा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग इन साइड में, इसको याद रखने का ऐसा तरीका है, मान लो ये केव है, ठीक है, केव के आप अंदर खड़े हो, तो ये आपका, ये जो आपके केव के अंदर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव। लेकिन अगर ऊपर रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो हमारा अब आपको देखना है कि ये, इसको हम लोग कॉनकेव बोलेंगे या कॉन्वेक्स बोलेंगे। आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, डिफ्रेस विथ कॉन्वेक्स सरफेस अपवर्ड। क्लियर। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन और स्टेटमेंट कि सरफेस टेंशन किस वजह से होता है। अभी बताया मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करें जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है कि सरफेस टेंशन किस वजह से होता है। लेकिन यहाँ एक नया टर्म आ रहा है, कैपिलरिटी किस वजह से होता है। क्या कैपिलरिटी भी सिर्फ कोहेजन की वजह से होता है या एडिशन की वजह से होता है या दोनों की वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन किसके वजह से होता है। तो हम लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए कि ड्यू टू मोलिकुलर अट्रैक्शन लिक्विड फोर्सेस, मोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड में दोनों फोर्सेस आते हैं, कोहेजन और एडिशन। ये दोनों के आने का रीज़न क्या है, मोलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन एनेबल्स अ लिक्विड टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। क्या पता चला कि कोहेजन, जो प्रॉपर्टी कोहेजन का है, कोहेजन के प्रॉपर्टी के वजह से ही फ्लूइड टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर पाता है, जबकि एडहेशन के वजह से ये एक दूसरे के बॉडी में चिपकते हैं। जैसे कि पानी को जब हम लोग सरफेस पे गिराते हैं तो क्या हो जाता है, पानी गिरने के बाद एक चिपक जाता है, ये किस वजह से, एडहेशन की वजह से। लेकिन कोहेजन की वजह से क्या होता है, ये रेजिस्ट करता है टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि हमें क्या पता चला कि कोहेजन की वजह से ही सरफेस टेंशन आ रहा है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन बिटवीन द लिक्विड। मतलब कि जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो किसके वजह से आता है, वो कोहेजन के वजह से आता है सरफेस टेंशन बिटवीन द लिक्विड एंड द सरफेस। जबकि कैपिलरिटी राइज होता है, कैपिलरिटी, ये दोनों के वजह से आते हैं, कोहेजन के वजह से भी और एडिशन के वजह से भी। तो कैपिलरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोहेजन और एडिशन दोनों। जबकि सरफेस टेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बस और बस कोहेजन। तो हमारा क्वेश्चन जो है उसे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन ओनली, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कैपिलरिटी इज ड्यू टू एडिशन, गलत। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू बोथ, नहीं। सरफेस टेंशन बस और बस किसके वजह से होता है, कोहेजन की वजह से। कैपिलरिटी इज ड्यू टू बोथ कोहेजन और एडिशन, करेक्ट। तो 1 और 4 ऑप्शन इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज सी। Okay, so let's move. तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर दिया हुआ है, हम क्या क्या दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ 200 kPa। यूनिट का न्यूमेरिकल में हमेशा ध्यान रखें, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते हैं, बस यूनिट की वजह से गलती होते हैं। इक्विवेलेंट टू हेड ऑफ x मीटर ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस नाम से डरना नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है हमारा, तो हमसे पूछ रहा है कि ये x जो हाइट होगा, हेड होगा, वो कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा, हम लोगों को पता है कि प्रेशर कितना होता है, P इजिकल टू रो जी एच होता है, जहाँ क्या है, P क्या है, प्रेशर है, रो क्या है, डेंसिटी, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H क्या है, हाइट, और हेड जो राइज होगा। प्रेशर हमारा कितना दे रखा था, 200 kPa, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो
सिंस हम लोग इसको किस में कर रहे हैं कन्वर्ट, एम के सिस्टम में, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, जो भी लिक्विड दे रखा था टेट्राक्लोराइड करके। पी इजिकल टू, पी का वैल्यू मैंने पुट करा, रो हम मुझे पता है, जी भी पता है, एच फाइंड करना है, सॉल्व करिए, एच निकल के आपको आएगा करेक्ट आंसर सी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। इसमें क्या है कि वर्टिकल, फॉर अ वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट submerged in a homogeneous liquid with its diameter d at its free surface। कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो कैसे है, तो इसका डायमीटर d है वो फ्री सरफेस पे है, ठीक है। ये हमारा ये लिक्विड का सरफेस है और इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर कितना है d, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर का, यहाँ हम लोगों को पता है कि ये सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ निकालना है। कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। पहले कुछ देख लेते हैं कि क्या कितना होता है। तो मुझे पता है कि ये एच वॉर, इसका इसमें मैंने सारे का वैल्यू दे रखा है। जैसे कि आपका यहाँ रेक्टेंगुलर का दे रखा है, रेक्टेंगुलर का क्या एरिया, तो एरिया हो गया आपका ये पी डी, ये तो सबको पता होता है, एच वर्ड डी बाई 2 पे होता है, इसके बीच में डिपेंड करता है आई जी एक्सिस, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी डी के बाई 12, जिस एक्सिस के अराउंड कट करता है उसी का क्यूब होता है। तो डी को कट कर रहा है, डी को कट कर रहा है, जिस लेंथ को कट कर रहा है डी को कट कर रहा है, तो डी के अराउंड हो जाएगा। इस तरह से बी एच क्यू बाई 36 हो जाता है इसका रेक्टेंगुलर, अगर इन्वर्टेड रेक्टेंगल है तो। और इस केस में बी डी क्यू बाई 36 है तो सेम ही चीज़, डेप्थ जितना अंदर रहा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, या फिर इसी को हम लोग पाई डी के पावर 4/64 भी बोलते हैं। इस तरह से अगर सेमी सर्कुलर, ये इसका उल्टा केस, यानी कि इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, हमारा डायमीटर वाला पोर्शन वाटर के सरफेस पे होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एच बार हमारा होगा, अगर ये केस ऐसा हो जाए तो इस केस में एच बार जो हमारा होगा, इसमें क्या है, एच बार हमारा आर माइनस ये डिस्टेंस है हमारा, यहाँ पे एच बार 4r/3 पाई ही होगा, ठीक है। और ये आपका ट्रेफोजाइडल शेप हुआ, तो एच बार ये और आई जी एक्स एक्स ये। तो हम लोग देखते हैं कि इस केस में कैसे होगा। तो ये हमारा केस था कि वो डायमीटर वाला पोर्शन हमारे वाटर सरफेस को टच कर रहा है, और हम लोगों को पता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर का कैसे निकालते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हम लोग को पता है एच सी पी इजिकल टू एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा एच बार, क्योंकि वर्टिकली है तो साइन 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर 90 तो 1 हो गया। और हम लोग को आई जी एक्सेस यहाँ से अभी देख के आए हैं कि 0.11 r⁴ होता है। सारा वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिलता है, ये 0.295, क्योंकि हमें डेसिमल में वैल्यू मिल रहा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो डेसिमल में नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। तो आफ्टर कन्वर्टिंग इट वी गेट दिस वैल्यू। सो हमारा आवर आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे प्रेशर इंटेंसिटी सेम होता है, लेकिन किस केस में, क्या हर केस में प्रेशर इंटेंसिटी सेम होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर केस में ही सेम होता है। तो ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो ये किस फ्लूइड का बात कर रहा है, हम लोगों ने पीछे के कुछ क्वेश्चन में देख रखा है कि अगर कोई फ्लूइड फ्रिक्शनलेस, इनकम्प्रेसिबल, इनविसिड हो तो उससे ही हम लोग क्या बोल रहे थे, आइडियल फ्लूइड। तो क्या बस आइडियल फ्लूइड में सारे डायरेक्शन में सेम होता है। आगे के ऑप्शन देखते हैं, ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इट रेस्ट। क्या फ्लूइड को रेस्ट में होना भी जरूरी है क्या, तो हम लोग अगला क्या ऑप्शन है कि ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस, when there is no relative motion of one fluid relative to the other. तो the main and necessary condition to act pressure intensity same in all direction is when there is no relative motion of the fluid layer relative to each other. So the correct option is D. So हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या निकल के आया है, डी। ठीक है, आगे चलते हैं।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।